उस दिन बहुत जोरों से बारिश होने वाली थी। आसमान हर तरफ से काले बादलों से घिरा हुआ था। दोपहर का समय था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा हो रहा हो। और मैं उस वक्त अपने दोस्त माटू के साथ खेल रही थी। बार बार बादल गरज रहे थे, मानो आसमान से कोई शैतान आने वाला हो। मेरी माँ मुझे अंदर से आवाज दे रही थी, बोटा, बोटा, अरे ओ बोटा। लेकिन मेरा सारा ध्यान खेलने में लगा हुआ था। बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज में शायद मुझे माँ की आवाज सुनाई नहीं दी थी। आखिरकार माँ दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई और बोलने लगी, मुनमुन, मैं कब से तुझे आवाज दे रही हूँ, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? पहरी हो गई है क्या? माँ ने पास का डंडा उठा लिया और वो देख बाटो ने मुझे इशारा किया और उसको देखकर मैं भागकर माँ के पास जाकर खड़ी हो गई। तुझे पता है ना मेरी हालत खराब है और दादी की भी तबीयत खराब है, और तू मेरी मदद करने की बजाय बाहर खेल रही है। मेरी बीमार दादी घर के एक कोने में पड़ी हुई थी और मुझे जब याद आया, पिताजी ने सुबह बोला था कि मैं घंटे भर में डॉक्टर को लेकर आ जाऊंगा, लेकिन अब उन्हें जाए हुए भी करीब 3 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। मैंने घर के कोने में रखे हुए मटके से एक लोटा पानी लेकर दादी को पिलाया। दादी जोर जोर से खांस रही थी, पर उस हालत में भी उसने अपने थरथराते हाथों से मेरे सर को सहलाया। घर के एक कोने में मेरा छोटा भाई लेटा हुआ था, जिसका नाम नन्ही था और उसे इस दुनिया में आए सिर्फ 2-3 महीने ही हुए थे। मेरे घर में आते ही मेरी माँ चूल्हे के पास आकर बैठ गई और मुझे नन्हे का ध्यान रखने और उसके साथ खेलने के लिए बोला। मैं नन्हे को खिलाकर जब नन्हा सो गया, माँ के पास बैठ गई। उस वक्त मैं दरवाजे के बिल्कुल सीध में बैठी थी, जिससे कि मुझे घर के बाहर का सब कुछ दिखाई दे रहा था। बादलों की गड़गड़ाहट की वजह से अब बारिश भी शुरू हो गई थी। माँ झट से दरवाजा लगाने के लिए उठी और दरवाजे के पास जाकर माँ कुछ देर वैसे ही खड़ी रही। मुझे लगा कि शायद पिताजी आ रहे होंगे, माँ इसीलिए उनके दरवाजे पर खड़ी है। मैंने झुककर माँ से आगे देखा तो हमारे घर से बहुत दूर कोई औरत खड़ी हुई थी। माँ ध्यान लगाए उस औरत को देख रही थी और वो औरत हमारे घर की ओर। मैंने माँ से पूछा, कौन है माँ? माँ ने हड़बड़ाते हुए दरवाजा बंद कर लिया और झट से आकर चूल्हे के पास बैठ गई। मैंने माँ की तरफ ध्यान से देखा तो माँ के हाथ कांप रहे थे, होठ फड़फड़ा रहे थे और माँ बिल्कुल कांप रही थी। कुछ ही देर में फिर हमारे घर के बाहर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। कोई बारिश के पानी में चलकर हमारे घर की तरफ आ रहा था। माँ भले ही आटा गूंद रही थी, लेकिन उसका ध्यान घर से बाहर आ रहे कदमों पर ही था। माँ ने अपनी आंखें बंद करी और बिल्कुल शांत बैठी रही। उस आवाज से माँ का शरीर कांप उठा। माँ ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर भक्त से मेरी तरफ देखा। मैं दरवाजा खोलने के लिए उठ ही रही थी कि उन्होंने बड़ी बड़ी आंखें कर कर मुझे अपना सर ना में हिलाते हुए मना किया। मैंने माँ की तरफ ध्यान से देखा तो माँ की आंखों में एक अलग ही डर था। 2-3 बार फिर से दस्तक हुई और फिर हमने उन कदमों की आवाज घर से बाहर जाते हुए देखी। कदमों की आवाज को जाते सुनते देख मेरी माँ का चेहरा सामान्य हो गया, जैसे कि कोई खतरा टल गया हो। उसने अपने पास का लोटा उठाया और गट-गट पानी पीने लगी। अचानक हुई दस्तक से उसके हाथ से लोटा गिर गया और तभी बाहर से मेरे पिताजी की आवाज आई। जैसे ही बाहर से आवाज आई, कविता, अरे ओ कविता। पिताजी की आवाज सुनकर मैं झट से बाहर भागकर दरवाजा खोलने चली गई। बाहर पिताजी खड़े थे, भीगे हुए थे और कांप रहे थे। मैंने वहीं पास लटका हुआ तौलिया लाकर उन्हें दे दिया। फिर वो अंदर आ गए। माँ ने पिताजी के सामने झुककर उनके पीछे देखा। माँ को वो करता हुआ देख मैंने भी वैसे ही माँ की तरफ पीछे देखा, पर अब बाहर कुछ भी नहीं था। हर तरफ धीमी और हल्की बारिश हो रही थी। पिताजी ने अंदर जाकर माँ से कहा, आज डॉक्टर नहीं मिले,
मैंने बारिश में बहुत देर उनका इंतजार किया, लेकिन फिर भी आज वो मुझे नहीं मिले। शायद भारी बारिश की वजह से वो आज आ नहीं पाए। मैं कल फिर जाता हूँ। माँ ने फिर नन्हे को मेरे हाथ में थमा दिया और वो खाना बनाने लगी। धीरे धीरे दिन बीतता गया और रात वापस आ गई। उस रात सोने के बाद बीच रात फुसफुसाहट से मेरी नींद खुल गई। वो कोमल ही थी। मैंने ठीक से देखा था, वो कोमल ही थी। मैंने देखा मेरी माँ बीच रात उठकर बैठकर मेरे पिताजी से कुछ बात कर रही हैं और पिताजी उनके सामने बैठ उनकी बातें सुन रहे थे और उन्हें समझा रहे थे। देखो, मैं सुबह जाकर गांव वालों से बात करता हूँ, हम जाकर देख आएंगे। तभी पिताजी का ध्यान मेरे पास आया। बेटा, क्या हुआ? मुझे जगा हुआ देख मेरी माँ ने अपनी आंखों से आंसू पूंछ लिए और एकदम से शांत हो गई। पिताजी ने मुझे अपने बगल में लिया और सो गए। मैंने उनकी सारी बातें तो नहीं सुनी थी, लेकिन माँ ने कोमल दीदी का नाम लिया था। इनकी कुछ दिनों पहले ही शादी तय हुई थी और वो उसी रात घर छोड़कर भाग गई थी। मतलब सबका तो यही कहना था। और अगर माँ ने कोमल दीदी को देखा भी था तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसमें इतनी घबराने वाली या डरने वाली कौन सी बात है। सुबह जब मैं उठी तो पिताजी घर में नहीं थे। माँ आंगन में बैठे नन्हे को दूध पिला रही थी, तो मैं घर के बाहर अपने मुंह धोने चली गई। एक पत्थर पर बैठकर अपने दांतों को साफ करने लगी कि तभी मेरे दूर कहीं कानों पर एक शोर की आवाज आई। वो किसी तरीके का हल्ला था। मैंने देखा दूर कहीं खेतों से गांव वाले किसी को दोनों हाथ और दोनों पैरों से पकड़कर बाहर ला रहे हैं और उन भीड़ में मेरे पिताजी भी थे। तो पिताजी को देखकर मैं झट से भागकर उनके पास जाने लगी। तो उनमें से एक आदमी ने गुस्से में चिल्लाते हुए मुझे घर जाने के लिए वापस कहा, लेकिन तब तक मैंने देख लिया था कि उनके हाथों में कोमल दीदी थी। वो उन्हें उठाकर गांव की तरफ ले जा रही थी। उसकी हालत किसी मरे हुए जानवर की तरह थी। गर्दन नीचे लटकी हुई थी, हाथ पैर बहुत ही ज्यादा फूले हुए थे। वो देख मैं घबरा गई और दीदी से पीछे हट गई। वापस आकर घर के आंगन में खड़ी हो गई। फिर मेरी माँ ने मुझसे अंदर से ही पूछा, क्या हुआ बेटा, ये शोर किस चीज का है? मैंने माँ से बोला, गांव के लोग कोमल दीदी को उठाकर ले जा रहे हैं। मेरी माँ ने कहा, कोमल को? मैंने कहा, हाँ, कोमल दीदी की लाश को। मेरी बात सुन माँ भी दरवाजे में आकर खड़ी हो गई और झट से दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई और उस भीड़ की ओर देखने लगी। मैं ये सोचकर हैरान थी कि कल मेरी माँ ने कोमल दीदी के बारे में जिक्र किया था और आज सुबह उनकी लाश मिली है। मैंने माँ से उत्साह में पूछा, माँ, कोमल दीदी को क्या हुआ है? तभी माँ ने गुस्से में बड़ी बड़ी आंखें कर मुझे झट से पकड़ा और झंझोड़ते हुए बोली, ध्यान से सुन, अब तू बिना बताए घर से बाहर कहीं नहीं जाएगी, खेलने भी नहीं। और अगर तू बिना बताए कहीं गई तो याद रखना तुझे बहुत मार पड़ेगी। माँ का बदला हुआ व्यवहार देखकर मेरी आंखों में उस समय आंसू आ गए। मैंने सोचा पता नहीं मेरी क्या गलती थी। और फिर उस दिन पूरा दिन मैं घर के अंदर चुपचाप बैठी रही। उस दिन गांव में ही सन्नाटा छाया हुआ था। लोग अपने घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। उस दिन माटो भी हमारे घर पर खेलने नहीं आई। उस दिन हमारे घर का दरवाजा भी पूरे दिन ही बंद था। पिताजी भी घर से बाहर थे। शाम होते होते पिताजी घर पर आए। उनकी भी हालत खराब थी, कपड़े मैले थे और मुंह पर बहुत ही ज्यादा थकान थी। माँ ने उन्हें नहाने के लिए गर्म पानी दिया घर से बाहर ही। नहाने के बाद घर में आने से पहले उन्होंने उनकी नजर उतारी और न जाने क्या क्या किया। और उस सब के बाद उन्होंने उन्हें घर में आने दिया। वो भी चुप थे, कोई घर में बात नहीं कर रहा था। मैंने गांव को इससे पहले इतना शांत कभी नहीं देखा था।
जैसे कि हर कोई खौफ में हो, हर कोई डरा हुआ था। रात का खाना होने के बाद हम सब अपनी अपनी जगह पर सो गए, पर उस वक्त मुझे नींद नहीं आ रही थी। माँ और पिताजी उस वक्त दादी के पास बैठे हुए थे। मैंने सोने का नाटक किया, क्योंकि मुझे मालूम था अगर मुझे जगा हुआ देखेंगे तो वो फिर से बात पलट देंगे। मैं उनकी बातें सुनना चाहती थी, इसीलिए मैं चुपचाप जगी रही। उनके बीच बात कोमल दीदी के बारे में हो रही थी। पिताजी कुछ कह रहे थे। बहुत खराब हालत थी उसकी। ऐसी भयानक मौत भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। जब हम लोग वहां गए तो हमने देखा कि घर के अंदर एक कोने में उसका शव पड़ा हुआ था। उसका शव बहुत ही बुरी हालत में था, और हैरानी की बात तो ये थी कि वो गर्भवती थी। किसी को भी इस बारे में पता नहीं था। उसके पेट से बच्चा बाहर निकला हुआ था और उससे दूर पड़ा हुआ था। 4 महीने का होगा शायद। यही सुनकर दादी बोली, बच्चा काहे का, मांस का गोला रहा होगा। पिताजी ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ हाँ, मतलब मांस का गोला ही था। लेकिन कोमल की आंखें खुली हुई थी और वो अपने बच्चे को ही देख रही थी। मतलब उस मांस के गोले को। पता नहीं वो उस घर में कैसे पहुंची। हर तरफ काला पानी था। उसका खून बारिश में मिलकर काला हो चुका था। उसका शरीर भी सड़ने लगा था। हर तरफ मक्खी और बदबू से बुरी हालत थी। शायद वो उसी दिन मर गई थी जिस दिन घर से भागी थी। तभी माँ ने कहा, मैंने जब कल शाम उसे देखा था ना, मैं तभी समझ गई थी ये कि कोई भूत प्रेत का मामला है। वो दिखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। खोखला सा शरीर था और चमकती आंखें और भयानक सी मुस्कान। जब वो मुझे देख रही थी, मैं रेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तभी दादी ने कहा, मुझे लगता है वो चुड़ैल वापस आ गई है। दादी की आवाज सुनकर माँ का तो मानो चेहरा ही सफेद पड़ गया हो। दादी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, गांव वालों को चेतावनी दो कि जिस दिन घर से भागी थी। तभी माँ ने कहा, मैंने जब कल शाम उसे देखा था ना, मैं तभी समझ गई थी ये कि कोई भूत प्रेत का मामला है। वो दिखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। खोखला सा शरीर था और चमकती आंखें और भयानक सी मुस्कान। जब वो मुझे देख रही थी, मैं रेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तभी दादी ने कहा, मुझे लगता है वो चुड़ैल वापस आ गई है। दादी की आवाज सुनकर माँ का तो मानो चेहरा ही सफेद पड़ गया हो। दादी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, गांव वालों को चेतावनी दो कि कुछ दिन घर से बाहर ना निकले, और खासकर औरत और बच्चे। और लोगों से कहो कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें। और फिर दादी ने माँ की तरफ देखते हुए कहा, तू तो बिल्कुल भी कदम घर से बाहर मत रखना। अगर वो ही चुड़ैल है तो सबसे ज्यादा खतरा तुझे है। दादी ने जब से ही माँ से ये बात कही थी, माँ अपने आंगन में आकर सो गई, अपने बिस्तर पर आकर। वो शायद इस बारे में सुनना भी नहीं चाहती थी। माँ और पिताजी और दादी आपस में कोमल दीदी की मौत का शोक बनाते हुए सो गई। अगली सुबह पिताजी फिर घर पर नहीं थे। माँ से पूछा तो माँ ने कहा कि वो डॉक्टर को बुलाने गए हैं। उस दिन भी मैं घर से बाहर नहीं गई। फिर दोपहर में पिताजी एक डॉक्टर को लेकर आ गए। डॉक्टर ने दादी की जांच की और कहा इसे जल्द से जल्द किसी हॉस्पिटल में भर्ती कराओ। डॉक्टर का कहना था कि दादी के मुंह में खून की गुठलियां बन रही हैं। पिताजी ने उसी वक्त कुछ न कुछ इंतजाम किया
और माँ दादी को लेकर अस्पताल चले गए। पिताजी ने जाते जाते मुझे बुलाया और मुझसे कहा, माँ का ख्याल रखना और नन्हे का भी, इन्हें ज़्यादा तंग मत करना और अपना भी ख्याल रखना, और घर से बाहर बिल्कुल मत जाना। मैंने पिताजी की बात पर अपना सर हाँ में हिलाया था। उनके जाते ही माँ ने दरवाजा झट से लगा लिया था। वो दिन बहुत ही लंबा होने वाला था। वातावरण में एक अजीब सी ही कालस छाई हुई थी। पिताजी जब रात किसी टूटे हुए घर के बारे में बात कर रहे थे जहां से कोमल दीदी की लाश मिली थी, वो घर हमारे घर से काफी दूर था, लेकिन दरवाजा खुलते ही वो घर हमें दिखाई देता था। और आज तो दिन में ही अंधकार छाया हुआ था। आज सुबह से ही काले बादल पूरे आसमान में घेरे हुए थे, मानो काली परछाइयां आसमान में घूम रही हो, हमें ताक रही हो, हमें घात लगाकर बैठी हो। दादी ने कहा था कोई चुड़ैल है जो शायद फिर से जाग गई है। किस चुड़ैल के बारे में बात कर रही थी वो? दोपहर का खाना होने के बाद माँ नन्हे के कपड़ों में टाका लगाने का काम कर रही थी और उस वक्त मैं बैठकर नन्हे के साथ खेल रही थी। रह रहकर बादल के गड़गड़ाने की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे शाम हो गई। वक्त काटने से कट नहीं रहा था, मानो वक्त थम गया हो। बैठे बैठे मुझे नींद आ रही थी, इसीलिए मैं नन्हे को अपने पास लेटाकर पीछे चादर पर लेट गई। हवा के थपेड़ों से गेट बार बार खुल और बंद रहा था और आसपास के वातावरण को देखकर मेरी आंख लग गई। धीरे धीरे सब कुछ शांत होता चले गया, मानो हवा भी थम गई हो और मेरी आंख लग गई। और मेरी आंख लगने के बाद सब कुछ सन्नाटा था। कुछ वक्त बाद मुझे कहीं से कुछ आवाज आने लगी। से कोई किसी लोहे को पत्थर से रगड़ता हो। मैंने नींद में ही नन्हे को टटोला और महसूस हुआ कि वो मेरे पास नहीं है। मैंने आंख खोलकर देखा तो नन्हा सचमुच मेरे बगल में नहीं था और घर में हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। घर में एक कोने की ओर जल रही गैस बत्ती का धीमा प्रकाश हर घर में छाया हुआ था। मैं उठकर बैठ गई और माँ की तरफ देखने लगी। मैंने देखा माँ कुछ गुनगुना रही थी और नन्हा माँ के बगल में जमीन पे ही लेटा हुआ था। मैंने जब गौर से देखा तो माँ अजीब तरीके से कुछ गुनगुनाते हुए डरावनी मुस्कान के साथ फरसे की धार को तेज कर रही थी। वो बहुत ही भयानक दृश्य था। मैं वो सब बस देख रही थी और मुझे लग रहा था कि माँ के मन में कुछ भयानक विचार चल रहा हो। फरसे को धार लगाते लगाते एक बार उसने उस फरसे को नन्हे की छाती पर रगड़ा, मानो वो नन्हे को काटने जा रही हो। और ये सब देख मुझसे रहा नहीं गया और मैं चीख उठी, माँ! और वो अचानक से शांत हो गई। वो मेरी तरफ देखने लगी। उस समय उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आंखें बड़ी बड़ी थी और जीभ मुंह से बाहर निकली हुई थी। मैंने माँ का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। मुझे उसके पास तक जाने में डर लग रहा था। उसने एक अजीब सी आवाज में मुझसे पूछा, नन्हे का मांस खाएगी? खाएगी मांस नन्हे का? कि भयानक बात कि मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी और वो और भी ज्यादा भयानक दिखने लगी। तभी उसकी आंखें की पुतलियां ऊपर चढ़ गई और वो बार बार अपनी जीभ को अपने दांतों के बीच दबाई जा रही थी। वो अपनी जीभ को इतनी जोर से दबा रही थी कि उसकी जीभ से खून निकलना शुरू हो गया था।
मुझे एहसास हुआ कि कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है और मुझे हंसते हुए देख माँ ने वो फरसा नन्हे के गले पर चला दिया। इतनी चीख के बाद वो फरसा उसने उसकी नाड़ से वापस खींचा और वो देख मैं भी चीख से उठ उठी, माँ। और एकदम से मेरी नींद उठी। नींद में मेरी आंखें खुली और माँ मेरे पास बैठी मुझे सहला रही थी। क्या हुआ मुनमुन, कोई सपना देख लिया क्या? और मैं हड़बड़ाते हुए अपनी जगह पर बैठ गई और आसपास देखने लगी और मैंने देखा कि सब कुछ सामान्य है, बिल्कुल पहले जैसा। नन्ना भी अपनी जगह पर सो रहा था। माँ ने फिर मुझसे पूछा, मुनमुन क्या हुआ है, कोई भयानक सपना देख लिया क्या? माँ ने फिर मुझसे पूछा, क्या हुआ बताएगी? तुझे शायद नहीं पता, लेकिन तू नींद में बहुत ही बुरी तरीके से कांप रही थी। क्या हुआ बताएगी? माँ, मैंने सपने में देखा कि तुम चूल्हे के पास बैठी हुई फरसे को धार लगा रही थी और तुम्हारी बगल में नन्ना जमीन पे लेटा हुआ था और अगले ही पल तुमने वो फरसा नन्हे की गर्दन पे चला दिया और फिर तुमने मुझसे पूछा कि नन्हे का मांस खाएगी। तभी मेरी माँ ने मुझसे कहा, शांत हो जाओ, ये एक सपना था, सच नहीं। और जब माँ ने ये कहा, उसी पल हमने दरवाजे के बाहर हंसने की आवाज सुनी। उस हंसी के बाद हमें घर से दूर जाते हुए पैरों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हमारे घर के बाहर खड़ा हुआ हमारी बातें सुन रहा हो, या फिर कोई चुड़ैल। वो सब देख माँ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, जैसे कोई बहुत ही भयानक खतरा हमारे घर के आसपास मंडरा रहा हो। और वो सब क्या था वो सिर्फ माँ ही जानती थी। चुड़ैल, ये शब्द मैंने पहले भी कहीं किस्से कहानियों में सुना था, पर वो सिर्फ किस्से और कहानियां थी। हमारे घर के सामने जो वो घर था खेतों में, उसके बारे में हमें सिर्फ इतना ही पता था कि हम बच्चों का वहां जाना और खेलना मना था। उस घर को कांटों से, मिट्टी से, बड़े बड़े पत्थरों से और लोहे की तारों से, हर चीज से घेरा हुआ था, ताकि वहां से कोई उस घर के अंदर न जा सके। लेकिन उस दिन कोमल दीदी उस घर के अंदर चली गई थी, पता नहीं कैसे। पिताजी अभी तक घर नहीं आए थे। दादी की तबीयत की कोई खैर खबर नहीं थी और वो कब तक आने वाले थे इस बात का भी हमें नहीं पता था। बस एक चीज जो हम जानते थे कि हमारे घर के आसपास कोई है जो हमें घात लगाए हुए देख रहा है, हमारी ओर मंडरा रहा है, जो बहुत ही खौफनाक है, बहुत ही डरावना है। उस आवाज को सुनने के बाद मेरी माँ ने मुझे जागते रहने के लिए कहा और फिर माँ ने नन्हे को एक कपड़े से ढक दिया। वक्त क्या हुआ था पता नहीं, लेकिन बाहर से आ रही झिंगोरों की आवाज से इतना तो साफ था कि वक्त शाम का या फिर रात का हो चुका है। बाहर बहुत ही अंधेरा हो चुका है। वक्त बीतने के साथ साथ अंधेरा और भी गहरा होता हुआ चले गया। बाहर से आई हुई छोटी से छोटी आवाज हमारा ध्यान आकर्षित कर रही थी। बारिश तो बंद हो चुकी थी, लेकिन बूंदों की टपटपाहट की आवाज अब भी आ रही थी। माँ का किसी भी काम में आवाज या मतलब ध्यान नहीं लग रहा था जब से उसने वो आवाज सुनी थी। और अब मुझे भूख लगने लगी थी। मैंने माँ से कहा, माँ मुझे भूख लग रही है। माँ ने बिना मेरी ओर देखते हुए
दरवाजे की तरफ देखते हुए मुझसे कहा, दोपहर का खाना रखा हुआ है, जाकर उसे खा ले। ये सुन मेरी भी भूख मर गई और मैं फिर से वापस आकर माँ के पास बैठ गई। वो दरवाजे की ओर ताकते हुए ही बैठी रही। नन्ना कब का सो चुका था, लेकिन माँ को किसी अनजान चीज का डर सता रहा था। बैठे बैठे मेरी आंखें झपकने लगी। वक्त का तो जरा भी अंदाजा ही नहीं था। घने बादलों के कारण वक्त का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। ऊपर से हमारा घर दिन से ही बंद था, सुबह से गैस बत्ती ही जल रही थी। लेकिन उसी वक्त झिंगुरों की आवाज और भी तेज होने लगी और फिर अचानक एक कुत्ता कहीं दूर से आते हुए हमारे घर की तरफ, शायद हमारे घर की तरफ देखकर भौंकने लगा। और फिर उसकी वो आवाज सुनकर मेरी आंखें फिर से खुल गई और फिर अचानक से वो रोने लगा। उसकी रोने की आवाज सुनकर माँ का तो मानो चेहरा ही सफेद पड़ गया हो। माँ अचानक से बहुत ही ज्यादा डर गई। अगले ही पल वो कुत्ता रोते रोते अचानक से शांत हो गया। हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर अचानक से हमें ऐसा लगा कि जैसे उस कुत्ते को किसी ने उठाकर हमारे गेट की तरफ धम से मारा हो और वो कुत्ता मिर्चाते हुए रोते हुए भाग गया। हमें तो बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं था कि हमारे घर के बाहर क्या हो रहा था। मैंने माँ की तरफ देखा तो अब उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर डर था। उन आवाजों को सुन उसकी हालत खराब हो चुकी थी। माँ, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? उसने डबडबाती आंखों से मेरी तरफ देखा और फिर झट से दरवाजे की ओर। इस पल दरवाजे पर कोई चीज बहुत जोर से आकर टकराई थी। उस आवाज से हम दोनों ही घबरा गए। हमारी सांस और धड़कनें तेज हो गई। एक हमें दूर से कौवों की आवाज आने लगी, जैसे बहुत सारे कौवे हमारे घर की तरफ ही आ रहे हों। उनकी आवाज का शोर बहुत ही ज्यादा तेज था, बहुत ही ज्यादा था। हमारे कानों में भी चुभ रहा था। माँ ने नन्हे के दोनों कानों पर हाथ रख दिए ताकि वो नींद से जाग न जाए, लेकिन वो शोर थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। माँ से रहा नहीं गया। माँ ने नन्हे को मेरे हाथ में दिया। वो उठकर दरवाजे के पास चली गई। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जाते जाते उसने मुझसे कहा, नन्हे का ख्याल रखना, मैं अभी बाहर देख कर आती हूँ। दरवाजा खोलते ही सब कुछ शांत हो गया। एकाएक कौवे भी गायब हो गए, मानो कभी कौवे वहां पर थे ही नहीं। मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया, और हाँ, अच्छा ही होता अगर यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं था। उसी वक्त मैंने दूर कहीं से हंसने की आवाज सुनी। माँ ने घबराकर मेरी तरफ देखा और जोर से चौखट को पकड़ लिया, ऐसा मानो कि कोई उसे खींच रहा हो। हवाएं साए साए चल रही थी और मैं नन्हे को पकड़कर एक कोने में बैठी हुई थी, और वो सब देखने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती थी। माँ रोते चीखते किसी अनजान शक्ति का विरोध कर रही थी, और फिर अचानक से माँ खींची हुई, जैसे कि कोई उसे उसके बालों से खींचता हुआ दूर ले जा रहा हो। उसकी चीख के साथ वो भी दूर चली गई। बाहर घुप अंधेरा था। माँ कहाँ गई थी मुझे पता नहीं, मगर अब उसकी आवाज, कोई पुकार या कोई चीख मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। मेरी चारों तरफ सिर्फ हवाओं की आवाज आ रही थी, और अब तो वो भी सुनने में मुझे बहुत डरावनी लग रही थी। अब सच कहूँ तो मुझे भी बहुत डर लग रहा था, मगर डर के भी क्या होने वाला था। शायद उस वक्त ने ही मुझे वो हिम्मत दी थी। शायद नन्हे की जिम्मेदारी ने मुझे कठोर बना दिया था। मैंने नन्हे को एक बड़ी सी टोकरी के नीचे छुपा दिया, और मैं अपने अंदर हिम्मत भरकर दरवाजा बंद करने चली गई। और तभी मैंने देखा, हमारे घर के सामने जो खेत है, वहां अंधेरे में कोई खड़ा हुआ है। शायद वो कोई औरत थी, या फिर शायद वो चुड़ैल थी। मैं सामने खड़ी होकर उसे देख रही थी। इतने में ही मुझे पीछे से नन्हे के रोने की आवाज आई। आवाज आते ही मैंने पीछे मुड़कर देखा।
फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई अचानक से जैसे पीछे से भागकर मेरे पीछे खड़ा हो गया है, और उस एहसास से मेरे अंदर डर की एक नई लहर चालू हो गई। पीछे से उसके घरघराने की आवाज़ मेरे कानों के पास मुझे बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। मैंने एकदम से पीछे देखा तो मेरी माँ कहीं से अचानक मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसका रूप बहुत ही भयानक था। आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ी हुई थी, सफेद थी। वो किसी सूखे पत्ते की तरह थर-थर कांप रही थी। का पूरा शरीर थरथरा रहा था। मैंने धीरी आवाज में कहा, माँ, माँ। वो मुझे देखकर खिलखिलाकर हंसने लगी, और उस हंसी को देखकर मेरा शरीर ऊपर से नीचे तक कांप गया। नन्ना अब भी रोए जा रहा था। हंसते हंसते वो अचानक से शांत हो गई। उसने मेरे चेहरे के पास आते हुए कहा, और ऐसा कहते हुए उसने मेरे चेहरे के पास आकर मेरी गर्दन को पकड़ लिया और मुझे ऊपर उठा दिया। मैं झटपटाने लगी, मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। तब माँ पीछे अचानक से देख रही थी, गड़गड़ाते हुए, नाड़ को मोड़ते हुए। जब मैंने वहां देखा तो वहां पर वही चुड़ैल खड़ी थी। के हाथ भी बिल्कुल वैसे थे जैसे मेरी माँ ने मेरी गर्दन को पकड़ रखा था। मेरा दम घुटने लगा, आंखों से आंसू निकल आए, और लगने लगा कि अब मैं नहीं बचूंगी। अंदर ही अंदर अपनी माँ को पुकार रही थी कि अचानक से मेरी आंखें बंद होने लगी। फिर अचानक ही मेरी माँ को किसी ने जोर का धक्का दे दिया। एकदम से पीछे गिर पड़ी, और मेरी माँ भी। मैंने देखा मेरे पीछे पिताजी खड़े हुए थे। उनके साथ गांव के 2 और लोग थे। पिताजी ने मुझे उठाया और घर के अंदर लेकर गए। वो 2 आदमी मेरी माँ को पकड़ने आगे गए तो मेरी माँ अचानक से ही अपने आप घसीटते हुए आगे जाने लगी, जैसे उसकी टांग को कोई घसीटते हुए खेतों की तरफ ले जा रहा हो। मेरे पिताजी ने मुझे पानी पिलाया, और तभी अचानक से गांव के 10-15 लोग और आ गए, और वो लेडीज के साथ भी आए थे। वो कुछ लेडीज मेरे पास आकर बैठने लगी और मुझे हिम्मत देने लगी। तभी मेरे पिताजी और गांव के वो लोग वहां सामने वाले घर में जाने लगे, जहां शायद वो चुड़ैल रहती थी। उसके बाद दरवाजा बंद हो गया और मुझे कुछ पता नहीं चला। अगले दिन सुबह को मेरी माँ को लाया गया। मेरी माँ की हालत काफी खराब थी, लेकिन वो मुझे लगता है उस समय ठीक थी। फिर कुछ दिन बाद जब सब कुछ ठीक हो गया, तब मुझे पता लगा कि वो सामने वाला घर पहले हमारा ही था। हम ही वहां पर रहा करते थे, मेरे चाचा चाची जी और पापा मम्मी। लेकिन जो मेरे चाचा जी थे वो बहुत ही ज्यादा दारू पिया करते थे, और एक दिन उन्होंने दारू के नशे में मेरी चाची यानी मेरी मौसी, मेरी मम्मी की बहन को मारकर उसी घर में दफना दिया। तभी से उनकी आत्मा ऐसे भटक रही थी।